कपल्स के बारे में तुम जो बात कर हाँ। रहे थे, तो कपल्स के लिए क्या करते हैं अपन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में? जैसे अगर कोई शादी करने वाला है या शादी कर चुका है, 1 साल ही हुआ है, तो उनके फाइनेंशियल गोल कैसे मैनेज होते हैं? या दो तरीके हैं, जब दोनों ही अर्निंग है या एक पार्टनर नहीं भी अर्निंग है, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने फाइनेंसेस को एकदम मर्ज करना चाहते हो कि सब कुछ दोनों का ही है, हाँ, या फिर सब कुछ अलग रखना चाहते हो। ठीक दूसरा है। तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका होता है कि आप मर्ज कर रहे हो लेकिन इंडिविजुअलिटी भी है, कि ठीक है। आप अपने लिए भी एक सेपरेट अकाउंट रख रहे हो, आपके पार्टनर का भी एक सेपरेट अकाउंट है और जिसमें एक आप अपने कॉमन है, अपने खर्चे कर रहे हो, और फिर एक हो गया आपका कॉमन जॉइंट, जिसमें जॉइंट है। आप घर के खर्चे जो आपके कॉमन फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव कर रहे हो। तो ये जो थर्ड वाला तरीका है ये बेस्ट होता है, ये सबके लिए वर्कआउट करता है। जो पहले दो है वो किसी किसी के लिए वर्कआउट कर सकता है, मोस्टली केसेस में वर्कआउट नहीं करेंगे, राइट। Right. तुम्हारी इंडिविजुअलिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है और साथ में मिलकर चलना भी बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ ईजी होती है। तो आप बिल्कुल अलग भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन भी नहीं कर सकते हो। Done. तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है कि कैसे आप फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप अपना अकाउंट रख रहे हो अलग से, पार्टनर का अलग से है, और आप जॉइंट वाला अलग से रख रहे हो। डन। तो अब आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिवाइड होगी। सबसे बड़ा जो डिस्कशन है आपको यही करना चाहिए, शादी से पहले भी और शादी के होते ही, कि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपना दीपक का बताऊं तो मैंने बोला कि मैं घर जो मोटे खर्चे हैं मैं उनके लिए सेव कर लेती हूँ, और जो डेली यूज़ के हैं या बीच में जो भी कुछ आएगा उसका तुम कर लो। एक तरीका ये हो सकता है, राइट। या फिर मैं और दीपक बोल सकते हैं कि यार कुछ EMI का पार्ट तुम दे देना, कुछ पार्ट मैं दे देता हूँ। तो जो भी वर्कआउट कर सकता है एक दूसरे के साथ बात करके ही सॉल्व होगा। जो मोस्टली फाइट्स होती है ना अपूर्व फैमिलीज में या कपल्स के बीच में, 3 रीजन से होता है। एक तो कम्युनिकेशन नहीं करते पैसों के बारे में बिल्कुल भी, दूसरा एक दूसरे से झूठ पैसों के बोलते बारे में क्या जनरली नहीं करते कम्युनिकेशन बात ही नहीं करते। बट यार तुम उस पार्टनर के साथ पूरी लाइफ बिताने वाले हो ठीक है, ना, sorry, हाँ। तो तुम्हें कम्युनिकेशन तो करना चाहिए, राइट। पहला पैसों के बारे में, हाँ, पैसों के बारे में कम्युनिकेशन करना चाहिए। और दिस इज़ वेरी कॉमन कि लोग करते ही नहीं हैं, एग्री, बताते नहीं अपने पार्टनर को कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर झूठ बोलते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन तो हुई नहीं, कभी हम सेम पेज पे आई नहीं। अब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ स्टॉक्स में, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यार तुम्हें स्टॉक्स नहीं आते, तू मत करना, इसमें क्यों इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी। या मेरे हस्बैंड इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लो रियल एस्टेट में, तो तुम इतना पैसा वहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो यार, तुम स्टॉक मार्केट में करो ना, वहाँ ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो हो सकते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ऐसे होते हैं। तो बट सॉल्यूशन वही है कि आपको एक साथ बैठना पड़ेगा। तीसरा जो रीज़न है वो है कि फैमिलीज़ पे जो खर्च करते हैं, लाइक लड़का अपने पेरेंट्स पे कर रहा है, लड़की अपने पेरेंट्स पे कर रही है, वहाँ पर सबसे बड़े कलेश चालू होते हैं। काफी इन्होंने बहुत ही डेप्थ में ये सब मुझे लगता है कि रिसर्च डीएम में वो किया हुआ है कि भाई क्या क्या टाइप की प्रॉब्लम तो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्पेशली आज के टाइम पे लड़कियों को या लड़कों को यही आ रहा है कि फैमिलीज पर जो खर्च हो रहे हैं उसको कैसे एक दूसरे को हम समझा के सेम पेज पर आए। तो ये तभी हो सकता है जब आप जॉइंट कर लो चीज़ों को और कुछ चीज़ों को अलग रखो। तो उस आपका लॉजिक यही है ना कि भाई मेरे पास दोनों 100 रुपये कमा रहे हैं, 50 हमने अपने अकाउंट में डाल लिए, 50 हमने जॉइंट अकाउंट में डाल लिए। अब जॉइंट अकाउंट वाला हमारा है जो हम इस घर में लगाएंगे दोनों, और 50 में मैं जो करना चाहूँ वो मेरी इच्छा है, तेरे 50 में तू जो करना चाहे, मतलब ये एक मोटा मोटा ये है। बट थोड़ा सा ओपन कम्युनिकेशन भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यार मैं 50% में बिल्कुल ही अगर किसी ने पूछ भी लिया पार्टनर ने कि तुमने क्या किया, तो तुम्हें इस तरीके से जवाब देना है कि तुम्हें नॉर्मल कन्वर्सेशन लगे, ऐसा लगे लड़ाई कर रहे हो। तो वहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता कौन है तू पूछ कैसे तूने ये मुझसे ये 50 तो मेरे थे। तो यार तो जब तुम जॉइंट कर रहे हो तो बहुत बेनिफिट है। एक तो जब जॉइंट होम लोन ले रहे होते हो तो स्टैम्प ड्यूटी पे भी आपको बहुत सारा छूट मिल जाता है। विमेन के नाम से ले रहे होते हैं तो और छूट मिल जाता है, राइट। इंटरेस्ट लोन जो होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो थोड़े से और डिस्काउंटेड मिल जाते हैं आपको। और ऐसे ही टैक्स सेविंग में बहुत सारे हैक्स निकल के आ जाते हैं कि अगर आप जॉइंट कर रहे हो या फिर आपने कुछ अमाउंट इधर या कुछ अमाउंट ऐसे, तो वो प्लानिंग के थ्रू अगर आपने किया सॉर्ट एक दूसरे ने, तो आप साथ में मिलके चलोगे तो बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। रादर देन एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा बजटिंग कर रहा है, दूसरा बंदा है बहुत ज़्यादा शौक पे पैसे उड़ा रहा है, तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी। तो इवेंचुअली
स्टार्टिंग का तो 2-3 साल हनीमून पीरियड आप बोल सकते हो, बट 5 years लेटर या 6 साल बाद तो चीजें जब खनकेगी। excitement हाँ, खत्म होने लगती तो है। इसीलिए वो बेस स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है, उसी पे मैं Interesting. एजुकेट कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो ये तुम्हारा पूरा एक कोर्स बना हुआ है? यस, इसमें प्रॉपर जो पहले 2 चैप्टर है वो हमने कपल्स के लिए दिए हुए हैं कि शादी से पहले या डेट पे, जैसे आजकल बहुत बड़ा डिस्कशन होता है मेट्रो सिटीज़ में कि डेट पे जा रहे हैं तो कौन पे करेगा, हाँ, है ना, सही बात है। और कैसे बात शुरू करनी है पैसों के बारे में, हाँ। कैसे दूसरे वाले को ओपन करना है पैसों के बारे में बात करने के लिए। हाँ, तो ये तो ये सब डिस्कशंस टैबू ही है अभी भी हाँ, ये of कि course it is. पैसों की बात करोगे तुम, इतने बड़े हो गए। लड़कियां मांग जाएंगी तो पहले से ही मेरे को हिसाब मांग रहा है। Nice. तो ये सब डिस्कशंस जो होने बहुत ज़रूरी है, कैसे Interesting. करे, कैसे स्मूथली करे, कैसे चीज़ों को प्यार की जगह, फाइनेंसेस को फाइनेंसेस की जगह। Right. तो ये सब मैंने पहले 2 चैप्टर्स में सिखाया। उसके बाद 3rd चैप्टर से डायरेक्ट हम इन्वेस्टिंग पे जंप कर गए हैं, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, विल प्लानिंग नहीं करते यार इंडिया में लोग। हाँ, अरे इंटरेस्टिंग। मैं आज बात करूंगा पापा से। साइन करा देना। क्या 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 हाँ यार, ये मतलब बट ये तो टफ है ना, क्योंकि ये कैसे होगी, बिकॉज ये पेरेंट्स लोगों की चीजें हैं, मतलब ना, एंड हम भी कहाँ कर रहे हैं? नहीं, हम तो अभी तो मतलब इट्स टू अर्ली फॉर अस। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा, अभी का नहीं है क्या विल प्लानिंग? मैं पापा से बोला, पापा विल प्लानिंग की बात करनी है? हाँ कर ले, अपनी कर ले, हमारे नाम पे कर दियो सारी अपनी वाली प्रॉपर्टी। मैं कहा अच्छा ऐसी नहीं है प्लानिंग। हाँ, क्या मैंने भी देखा वो नेहा वाला एपिसोड। वो कह रही थी तू कर साले, मैं तो अपना कर लूंगा। इट्स नेवर टू अर्ली मतलब फाइनेंसेस के मैटर में। अच्छा, और ठीक है। विल प्लानिंग है, स्टेट प्लानिंग है, या जो भी हमें लगता है कि बाद में करेंगे, बेनिफिशियरी जो भी बेनिफिशियरी, नॉमिनी। अच्छा देखो कितना इम्पोर्टेंट चीज है। आप पढ़े लिखे हो, आप 30s में, आप कहीं आईटी की जॉब कर रहे हो, किसी एमएनसी में म्यूचुअल फंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं नॉमिनी ऐड नहीं कर रहे हो। और ये पता है जब किसी की गलती से किसी की भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, जब जो दूसरा बंदा उस पे क्लेम करने जाता है ना, वो अपने आप में एक चैप्टर है इंडिया में। मतलब वो एक साल मतलब कितने केसेस हम सुनने को मिलते हैं, स्टेट प्लानिंग या विल प्लानिंग के चक्कर में पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, बिकॉज चीजें क्लियर नहीं होती है, राइट। तो नॉमिनी तो यार हमें ऐड करना चाहिए। उसके बाद नॉमिनी ऐड कर लिया आपने, एक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इमरजेंसी फंड बनाया अपने लिए 3 से 6 महीने का। उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, सबको लेना है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ उसको लेना है जो अपना अर्निंग है, जिसके डिपेंडेंट है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है कि 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, किसके लिए कितना अमाउंट आज से इन्वेस्टिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे एसेट क्लास कि मेरे को 10 साल में कुछ करना है तो मेरे पास टाइम होराइजन ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा ले सकती हूँ, इसलिए मैंने स्मॉल कैप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो गोल चूज़ करो, देन इक्विटी का प्लान चूज़ करो। उसके बाद आप जो भी कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सब में नॉमिनी ऐड कर लो अपनी फैमिली को, प्लस सब चीज़ का पासवर्ड, नॉमिनी डिटेल्स कहीं नोट डाउन कर लो। इन केस कुछ भी मिसहैप होती है तो आपकी फैमिली को डिफिकल्टी ना हो, आपकी अपनी ही चीज़ों को वो एक्सेस कर ना पाए। आपको पता होगा 80,000 करोड़ के आसपास के फंड्स है जो गवर्नमेंट के पास पड़े, जो लोगों ने क्लेम नहीं करे हैं। इतना बड़ा अमाउंट बताओ यार, सोचो, हम कर लेते हैं उसमें क्या है। हमें 1,000 करोड़ हमें दे दो, 100 करोड़ में मैं अचीव करता था, यहीं से आ जाएगा। तो यार ये बहुत सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बट आई लाइक द वे तुम ना, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है तुम एजुकेटर ही हो, क्योंकि तुमने ना एंड में कहा रुको गाइस मैं रिवाइज करवा देती हूँ तुम्हें, क्योंकि ये एजुकेटर ही हो सकता है कोई बंदा जो बोले कंफ्यूज हो गए होगे, लेट मी रिवाइज गाइस। बहुत बढ़िया रिया, सही है। और जैसे अभी आपकी बेटी हुई है, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड अप, कपल गोल के साथ अब बच्चे का भी एक गोल रखना होता है ना कि ये जब 18 की होगी तो इसकी एजुकेशन ऑलरेडी सब पाइपलाइन में हो, हमारे को स्ट्रेस ना लेना पड़े, तो उसके लिए क्या करते हो? यार देखो, जब आप बच्चा प्लान कर रहे हो ना, तो एक तो ये मेंटल डिसीजन होता है, मतलब तुम्हें इमोशनल, मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना होता है, ठीक है। अभी निखिल कामत जो जीरोदा के फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि मैं बच्चे नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के 18-20 साल वेस्ट नहीं करने, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। क्योंकि जब बच्चा हो जाता है तो यू आर नॉट जस्ट यू, सही बात है, आप नहीं हो, आपके साथ अब कोई अटैच हो चुका है। तो और आपके 18-20 साल जाएंगे ही जाएंगे उसमें, प्रॉपर प्लानिंग में, हर चीज़ में। तो इफ़ यू डोंट वांट टू हैव, तुम मत
करो बच्चे, अगर करना चाहते हो तो इमोशनल और मेंटल एंगल के साथ साथ आप फाइनेंशियल एंगल भी चेक करो। जैसे डिलीवरी, प्री डिलीवरी जितने भी कॉस्ट है वो 1.5 लाख तक आराम से जाते हैं, तो उतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, राइट। उसके लिए एक इंश्योरेंस होता है, मैटरनिटी इंश्योरेंस, वो आप कवर करा लो अपने इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड कर ले। हाँ, डिलीवरी के एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे उस इंश्योरेंस कवर में, है ना। तो उसके बाद जैसे ही बच्चा होता है तो उसे भी अपने इंश्योरेंस में ऐड करा लो तुरंत, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसके बाद कुछ भी बच्चे को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, तो उन्हें तुरंत ऐड करा लो। प्लस उसके बाद बच्चों के वैक्सीनेशन का अगर आप प्राइवेट करा रहे हो तो भाई साहब 1-1.5 लाख रुपए गया। अगर गवर्नमेंट करा रहे हो, नहीं लग रहे हैं दोस्तों, वैक्सीनेशन हो रहा है आजकल 1.5 लाख का वैक्सीनेशन है, टीके फ्री के होते थे तुम्हारे टीके करा रहे हो तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ही हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होता है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपके खर्चे कैलकुलेट करो कि पहले 2 साल में कितना ज़्यादा खर्चा आने वाला है और आपके पास इतना कैश रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, राइट। देन हर साल के जो ऑन एन एवरेज जितना भी मैंने रिसर्च किया है, स्टडीज़ को स्टडी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 से 8 लाख रुपए, यानी कि मिनिमम 3 लाख रुपए हर साल का खर्चा आपका होना ही होना है बच्चे पे। भैया आपको पता है हैदराबाद का एक स्कूल है, वो नर्सरी के लिए 3 लाख की फीस चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हम दिल्ली में रहते हैं गुड़गांव में कम मत समझो गुड़गांव वालों को, वहाँ पर भी सेम हाल है ब्रो, सेम हाल है। तो पता नहीं क्या ही सिखा रहे हैं, मतलब पोएम सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं 3 लाख रुपए में। कहाँ हम पहले यार 10,000 रुपये महीने का हार्डली जाता था, तो तुम 10,000 रुपए नहीं, मैं तो यार मैं नहीं, मतलब जो भी मेरे आसपास बच्चे, बट आजकल जो न्यूज़ सुन रही हूँ उससे, तो मैंने कहा इतनी कहानी के बाद अगर इसने ये बोल दिया कि मैं 10,000 रुपए वाले में पढ़ी हूँ, क्या दुजाला पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ तो ओके, तो आपको एक कॉस्ट कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है कि आपकी इनकम इतनी है और हर साल इतना आपकी इनकम में से इस तरफ जा रहा है, तो आप कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करने वाले हो। जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो 14% है। IIM की जो फीस 2009 में 5 लाख थी, 2020 में वो 22 लाख हो गई। कितनी तेजी से फीस बढ़ रही है स्कूल कॉलेजेस की, राइट। और एजुकेशन बहुत ही महंगा होता जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन तो है ही नहीं, उसे तो भूल ही जाओ, बस पैसे बढ़ रहे हैं, क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है, राइट। एंड सेम विद एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, हमारी पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है वो तो बढ़ी है पिछले 20 साल में, जॉब उतनी है बट जॉब उतनी है, तो इसकी वजह से जो यंग पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है। जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसमें से 80% तो यंग पॉपुलेशन है ना। तो ये जो इतनी डरावनी चीज़ें सामने आती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल फाइनेंशियली। जॉब भी जा सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है, तो यू हैव टू सी कि आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो चाइल्ड की नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि चेक इफ़ यू कैन अफोर्ड अ चाइल्ड और नॉट, तो उसमें काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भगवान की देन है, अल्लाह की देन है बच्चे, तो बट कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चे के बाद फाइनेंशियली एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, सही बात है, राइट, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ते नहीं डील कर पाते यार। और जो प्लानिंग ही नहीं की थी, राइट, जो जिनसे मे बी जो आप देख रहे हो, या हम लोग टॉप 1% या टॉप 10% में आते हैं, असली भारत तो वो है जो बाकी 90% है, और उनकी क्या सिचुएशन है आपको क्या ही पता। इनकम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइक्वल है इंडिया में, राइट। जो 80% वेल्थ है जो वो टॉप 10% के पास ही है, राइट। तो वही आप अगर सपने में जी रहे हो कि भाई अगर आप फाइनेंशियली पहले से नहीं चीज़ें देखोगे, इमोशनली एंगल ही देख लोगे या कर लेते हैं देखी जाएगी, हाँ कर लेते हैं देखी जाएगी, तो भाई प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।